पहली बात तो इस आदेश को भी हम सिरे से इसको खारिज कर रहे हैं। उन अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने तत्समय ऐसी गलत सूचनाएं दी। अगर कुछ है तो हित के लिए जो भी संघर्ष अपेक्षित होगा, सड़क से लेकर संविधान तक जहां भी जो भी ज़रूरत होगी, हम उस संघर्ष में कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने देंगे। उसमें अगर उन्होंने गलत किया है तो इसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा इन शिक्षकों को नहीं मिलनी चाहिए जो पिछले 4 साल से सेवारत हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है और अपेक्षा है कि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। आपने हमको 4 साल सेवाएं दी। ऐसा आप कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे किसी भी शिक्षक का अहित होने पाए, लेकिन किसी का अहित न होने पाए। और अगर अहित होता है तो हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा करके और हर तरीके का संघर्ष करेंगे और अपने साथियों का किसी प्रकार का भी अहित नहीं होने देंगे। ये हमारे जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र दीक्षित जी का कहना है। तो ऐसा थोड़ी है ना कि जैसे कि कोई हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप हमको किनारे कर देंगे। ये योगी सरकार को हमारी समझ से उनको यही नहीं पता चल पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है। वो अधिकारियों कहने चल रहे हैं और हमको लगता है अब उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से आप हमारी रोजी रोटी कोई भी अधिकार मतलब किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, अगर उसकी रोजी रोटी जाएगी तो क्या समझते हो कि वो चुप बैठेगा? आप केवल शिक्षक को परेशान करना चाहते हैं। हमारा तो मानना यही लग रहा है ये सरकार सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान करने की नियत में रहती है तो शिक्षक को। एक्चुअली आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन ओबीसी एससी के साथ नहीं हुआ है, हम जनरल कास्ट के लोगों के साथ हुआ। यदि हमारा संरक्षण नहीं किया गया तो सरकार का संरक्षण आगामी चुनाव में और इस उपचुनाव में संभव ही नहीं है। हम सब एक हैं और हमारी वोट भी एक जगह गिरेगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में नई मेरिट सूची बनाए जाने के बाद आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग के हजारों बेसिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। और आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 10,000 अनारक्षित वर्ग के शिक्षक इससे प्रभावित होंगे और इसमें उनकी नौकरी जाने का भी खतरा उन पर मंडरा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि जो 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए थे अभ्यर्थी जो सीतापुर में तैनात हैं, वो लगातार योजना बना रहे हैं और नई मेरिट सूची आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको एक खास जानकारी ये दे दें कि इन बेसिक शिक्षकों को अब उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। वो भी कंधा से कंधे मिलाकर उनके जो पदाधिकारी हैं वो इन शिक्षकों के साथ आ गए हैं कि आगे की क्या रणनीति तय करनी है ताकि इनकी नौकरी पर किसी प्रकार का संकट ना आए। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आपको बता दें खैराबाद के पवन सिंह जी, एलिया के अश्वनी सिंह और शिवसागर वर्मा जी जो मोहाली के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के, इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने यहाँ सीतापुर के महावीर पार्क में बैठक की है और बैठक में क्या कुछ इन लोगों ने योजना बनाई है। तो पवन सिंह जी, आज जो बैठक हुई है, ये 4 साल से बेसिक शिक्षक नौकरी कर रहे हैं यहाँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में इनका चयन हुआ था, 2020 में चयन हुआ था। 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब इनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। तो क्या आज योजना बनी है इनके साथ बातचीत करके और अब आप भी इनके साथ आ गए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो इस आदेश को भी हम सिरे से इसको खारिज कर रहे हैं कि जो शिक्षकों के जो नई सूची जारी करने की या वो करने की, सबसे पहले अगर इस पर कुछ करना है सरकार को तो सबसे पहले उन लोगों की सूची बनाई जाए कि जिन लोगों ने अगर कुछ अव्यवहारिक या नियम के विरुद्ध हुआ है तो किन लोगों ने ऐसा किया है, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। क्योंकि सारी व्यवस्था गवर्नमेंट के आदेश और विभाग के आदेश के अंतर्गत संचालित हुई है और उन सब व्यवस्था को और सारी नियम शर्तों को पार करने के बाद जो भी शिक्षक नियुक्त हुए और 4 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं। 4 साल बाद अगर ये जिन निकल के सामने आ रहा है कि मेरिट गलत थी, ये गलत था, वो गलत था, तो सबसे पहले उन अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने तत्समय ऐसी गलत सूचनाएं दी। अगर कुछ है तो, यदि नहीं है तो उसकी अगर और लोगों को समायोजित करना है तो उनको समायोजित किया जाए। परंतु जो शिक्षक हमारे 4 साल से सेवारत हैं और उन्होंने सारे नियम शर्तें पूरी की है और उनको सेवा दी गई है, तो कोई भी ऐसा नियम ही नहीं है कि जो उनको सेवा से पदच्युत किया जा सके। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने शिक्षकों के हित के लिए जो भी संघर्ष अपेक्षित होगा,
सड़क से लेके संविधान तक जहाँ भी जो भी ज़रूरत होगी हम उस संघर्ष में कतई पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने किसी भी शिक्षक का अहित नहीं होने देंगे। उसमें कहा गया है कि जो आरक्षण नियमावली है उसमें उसका पालन नहीं किया गया। 19,000 ओबीसी अभ्यर्थी ऐसी हैं जिनकी आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं और ओबीसी जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि मिला केवल 3.86% है। आपका इस मामले में क्या कहना है? भर्ती क्लोज हो गई, 4 साल हो गए इनको नौकरी करते हुए, तो इन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? हमें क्या पता कि जो भी आरक्षण का जो मानक निर्धारित किया गया और जिस तरीके से सभी वर्गों को अलग अलग बांटा गया, इसको हमें क्या पता या हमारे शिक्षक को क्या पता। हमारा जो भी शिक्षक नियुक्त हुआ वो जो भी मानक था उस मानक पे वो सारी शर्तें पूरा करता था, तब वो हुआ है। अब इतने दिन बाद आरक्षण का अगर पालन नहीं किया गया, मैं ये कब कहता हूँ कि ओबीसी वर्ग के या अनुसूचित वर्ग के लोगों को नियुक्त न किया जाए, उनको नौकरी न दी जाए, सबको दिया जाए, अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए, लेकिन हमारे हकों पर अगर कुठाराघात होगा तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर उन्होंने गलत किया है तो इसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए, इसकी सज़ा इन शिक्षकों को नहीं मिलनी चाहिए जो पिछले 4 साल से सेवारत हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और रह गई बात ये कि अगर शिक्षक सरकार को और लोगों को नियुक्त करना है, आप लाभ दीजिए, फिर हमारे लाभों को आप बिना उस पर कुठाराघात किए आप उनको लाभ दीजिए, आप उनकी नियुक्त कर लीजिए। हम कहाँ रोकने जा रहे हैं? हम किसी को मना करने जा रहे हैं कि आप नियुक्त मत कीजिए, परंतु हमारे हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जो भी संघर्ष की आवश्यकता होगी हम संघर्ष करेंगे। जी बिल्कुल। अश्वनी सिंह से बात करते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष एहलिया के हैं। आज आपकी क्या रणनीति बनी है यहाँ पे बैठ के इन बेसिक शिक्षकों के साथ? 4 साल से यहाँ पे तैनात हैं, नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का केवल एक ही कहना है कि किसी प्रकार से किसी भी अध्यापक का कोई अहित न होने पाए, उसकी सेवा शर्तों से किसी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है, कोई संभावना होती है, तो संघर्ष का मार्ग अपनाया जाएगा और हर तरीके से संघर्ष किया जाएगा। अगर नई मेरिट सूची आती है, अगर हम बानगी एक बात रख लें और उनमें कुछ शिक्षक बाहर हो जाते हैं अनारक्षित वर्ग के, उसके बाद आपकी क्या मांग है? इन शिक्षकों को कैसे एडजस्ट किया जाए, क्या मांग है? माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है और अपेक्षा है कि आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। आपने हमको 4 साल सेवाएं दी, ऐसा आप कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे किसी भी शिक्षक का अहित होने पाए। आप किसी को भर्ती दें, किसी को नियुक्ति दें, आरक्षण की नियमावली को पूर्ण करें, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी का अहित न होने पाए। और अगर अहित होता है तो हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा करके और हर तरीके का संघर्ष करेंगे और अपने साथियों का किसी प्रकार का भी अहित नहीं होने देंगे। ये हमारे जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र दीक्षित जी का कहना है जी, जो कि मोहाली के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के। वर्मा जी, जो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक ऑर्डर दिया है कि जो ओबीसी का आरक्षण है उसमें विसंगतियां पाई गई हैं और उसी का अनुपालन करते हुए योगी सरकार ने भी आदेश दिया है अधिकारियों संग बैठक करके कि उसी का अनुपालन किया जाएगा, नई मेरिट सूची बनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा। आप क्या कहना है इस भर्ती में? क्या वाकई में आपको लगता है कि आरक्षण में कोई विसंगतियाँ हुई ओबीसी आरक्षण में? नहीं, अगर मान लीजिए कहीं विसंगति हुई है तो जैसे किसी भी काम की खाना पूर्ति करने के लिए आप उसका विकल्प तलाश सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है ना कि जैसे कि कोई हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप हमको किनारे कर देंगे। ये योगी सरकार को हमारी समझ से उनको यही नहीं पता चल पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है। वो अधिकारियों कहने चल रहे हैं और हमको लगता है अब उनके भी बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से आप हमारी रोजी रोटी कोई भी अधिकार मतलब किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, अगर उसकी रोजी रोटी जाएगी तो क्या समझते हो क्या वो चुप बैठेगा? न तो प्राथमिक शिक्षक संघ चुप बैठेगा, सभी लोग कंधा से कंधा मिला के लगे रहेंगे। अगर आपको उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो आप हमसे कहीं गलती होती तो हमारे ऊपर तुरंत या तो वेतन कटता है या सस्पेंड हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े अगर गलती कर दी है तो ये सब बैठे वहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे? क्या कहना है कि क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे करके? ये जो रायता फैलाया हुआ है या आप कह रहे हैं गुमराह करने का काम सब अधिकारियों, सब अधिकारी, एक वो वहाँ कोई वर्मा हमारे बिरादर बैठी है, का नाम भूल गए, उनको डेली दिन भर में 5 कंचन वर्मा जी 5 ऑर्डर निकालती है डेली। वो कभी प्रमोशन होने लगता है तुरंत, कभी ट्रांसफर होने लगता है, कभी समायोजन होने लगता है, कभी 50 वाले विद्यालय बंद किए जाते हैं, कभी 150 वाला समायोजन होता है। खुद ही नहीं समझ पाते करना क्या है, आखिरी में होता कुछ नहीं है। तो
आप केवल शिक्षक को परेशान करना चाहते हैं। हमारा तो मानना यही लग रहा है ये सरकार सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान करने की नियत में रहती है तो शिक्षक को। अच्छा, उनको लगता है सबसे ज़्यादा हम ही लोग मतलब गलत काम कर रहे हैं। आज आपकी इन शिक्षकों के साथ बैठक हुई, इन लोगों के साथ पूरा साथ, अगर किसी के साथ अगर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे? हर तरीके काम किया जाएगा, जो भी संभव होगा। मतलब जिस तरीके से इनकी बचत की जा सकती है वो कोई भी काम होगा उस सब में हम लोग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे जो हर तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए थे बेसिक शिक्षक, और 4 साल से आपको बता दें ये सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न जनपदों में। यहाँ जो सीतापुर में तैनात हैं लोग, हम उनसे बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए थे। क्या कहना है आपका? आपको अब आपका जो संगठन है और भी मजबूत हो गया है, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ बड़ा संगठन है, आपके साथ है, तो क्या कहना है आपका? आगे की रणनीति क्या बनी है? पहली बात, आप लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी बात उठाई, क्योंकि हम लोगों की जनरल की आज तक कोई भी नेता हो या कोई भी विपक्षी हो या प्रतिपक्षी हो, कोई भी हो, आज तक किसी ने हमारी आवाज़ नहीं उठाई। इस भर्ती में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है। एक्चुअली आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन ओबीसी एससी के साथ नहीं हुआ है, हम जनरल कास्ट के लोगों के साथ हुआ। असल में जैसे 100% सीटें होती हैं, 100% सीटों में 50% सीटें रिजर्व मानी जाती हैं, 50% में अनरिजर्व कैटेगरी होती है। अनरिजर्व का मतलब ये होता है कि जो लोग अनरिजर्व के जितने भी नियम होते हैं उनका जो पालन करता है वो यूआर की सीट क्वालिफाई करता है, चाहे वो फीस में हो या फिर नंबर में हो या फिर आयु में हो और या फिर मेरिट में हो, फाइनल मेरिट में हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो लोग 50% सीटें तो अपनी आरक्षित उनकी थी ही, लेकिन जो नेक्स्ट 50% सीटें बची उसमें ये लोग मतलब क्रम वाइज से बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें ना तो इनको आरक्षण का छूट दिया गया, इनको आरक्षण का भी छूट दिया गया, इनको फीस का भी छूट दिया गया, इनको उम्र का भी छूट दिया गया और इनको फाइनल मेरिट में भी छूट दिया गया। यहाँ तक कि जो जिला वरीयता आई उसमें भी इनको छूट दिया गया। कई तरह के फायदे लिए हैं, आपका कहना है? फायदे लिए हैं, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 50 ऐसे आदेश हैं जो दोहरे आरक्षण को खारिज करते हैं, और यहाँ पर 3 से 4 आरक्षण इन्होंने लिए हैं और यूआर में फाइट किए हैं। पहली चीज़, जैसे ये लोग 19,000 सीटों का घोटाला बता रहे हैं, टोटल जनरल सेलेक्ट है 20,301 जनरल सेलेक्ट है। अगर 19,000 का घोटाला हो रखा है तो क्या जनरल 69,000 में 1,301 ही जनरल सेलेक्ट होगा? मतलब हम लोग क्या करेंगे? ये बात सोचने वाली है। जैसे सरकार डबल बेंच का आर्डर फॉलो कर रही है, ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं और सिंगल बेंच में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जीत कर आए हैं, दोहरा आरक्षण जीत कर आए हैं, लेकिन सरकार की लचर पैरवी के कारण हम लोग डबल बेंच में हारे हैं। सरकार ने एक बार भी वहाँ पर अपना पक्ष हम लोगों के लिए नहीं रखा, सबसे बड़ी बात ये रही। लेकिन बात आ रही 6800 जो आरक्षित वर्ग की सीटों का है, आरक्षित वर्ग की सीटें कैसे हैं? जब चुनाव हो रहा था 2000 इसका योगी जी का 2022 वाला जो चुनाव हो रहा था, तो इसके 10 दिन पहले ये 6800 की सीट 6800 सीटें तुरंत बन जाती हैं और आ जाती हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक दबाव। वहाँ पर ओबीसी एससी के लोग जो हैं सरकार को गुमराह कर रहे थे, वहाँ पर मीडिया को गुमराह कर रहे थे, जा करके वहाँ पर बताए कि हमारे साथ इतने सीटों का घोटाला हुआ, और सरकार पर प्रेशर पड़ा, विपक्ष पूरा उस पर हावी हो गया। विपक्ष को ये न्यूज़ चाहिए थी, उसने विपक्ष ने खुल करके उन लोगों का साथ दिया और 6800 सीटें। तो पक्ष वाले भी साथ दे रहे ना, केशव प्रसाद मौर्य बोले, अनुप्रिया पटेल बोले। ये सब राजनीतिक दबाव हो रहा है, ये सब राजनीतिक कारण है, केवल हम लोगों के साथ में कोई आज तक नहीं है। हम लोग 4 साल से सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग दूसरी जॉब छोड़कर आए हैं, यहाँ तक कि हमारा खुद 2 जॉब में हो चुका था, लेकिन हमने बेसिक के लिए ये जॉब नहीं छोड़ी, उसमें नहीं गए। हमने या हमारे साथ में हजारों लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग बैंकों से बहुत सारे लोन ले रखे हैं, और अब बैंक वाले क्या कर रहे हैं, एक लेटर जारी कर रहे हैं कि इनसे वसूली करिए आप। इस तरीके के हम लोगों पर आरोप लग रहे हैं। क्या हम लोग अवैध हैं? अगर हम लोग अवैध हैं तो ठीक है, हमको मानिए सुप्रीम कोर्ट खुद ही बताएगा हम अवैध हैं कि आप अवैध हो। सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। हम लोगों का पहले सरकार पर दबाव डालना है। अगर सरकार पर जाएंगे, कल हम धरना देंगे SCRT पर, सरकार को मनाएंगे, और वहाँ पर अगर ये लोग चाहेंगे तो हम लोगों के साथ चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। हमको किसी प्रकार का समायोजन नहीं चाहिए। आपको समायोजन करना है, आप 800 सीटों का करिए। आपको समायोजन
करना है, आप जिनका चयन नहीं हुआ उनका समायोजन करिए, हमारा समायोजन नहीं चाहिए। हम लोग लीगली आए हुए हैं, आपने जो कटाप रखी वहाँ तक हम आए हैं। उनसे ज़्यादा हमारी मैरिड है, उनसे ज़्यादा अच्छे हमारे नंबर हैं, यूपी टेट में भी उनसे ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, सुपर टेट में भी उनसे ज़्यादा हमारे नंबर हैं, फाइनल मेरिट भी उनसे ज़्यादा अच्छी है। तो हम लोगों पर आरोप प्रत्यारोप क्यों? सोचने वाली बस एक बात यह है कि इन लोगों ने आरोप लगाया है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। टोटल जनरल जो है, टोटल 20,301 जनरल सेलेक्ट है, 19,000 उसमें से माइनस कर दी जाए तो क्या हमारे पास सिर्फ 1,301 सीटें बचती हैं? धन्यवाद। कल आप बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन है SCRT पे, कितने बेसिक शिक्षक वहाँ पे इकट्ठा होंगे और क्या मांगे उनसे की जाएंगी? पूरा जो है हमारा जो है शिक्षक साथी पूरा जो है इकट्ठा होंगे वहाँ पे और अपनी पूरी बात रखी जाएगी पूरी जिम्मेदारी से, और हम उनसे प्रार्थना करेंगे, सुनेंगे मेरी बात तो ठीक, नहीं तो फिर पूरा आह्वान होगा। और सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि उन लोगों को आरक्षण 3% मिला, ये सरासर गलत बताया गया है, क्योंकि 27% तो उनकी सीटें ऑलरेडी रिजर्व है। 27% मतलब 18,000, और फिर अनारक्षित में गए हैं 13,000 वो सीटें पाए, 31,000 लगभग हुआ जाके 38 से लगभग 40% हुआ जाके। तो ये कैसे 3% की बात कर रहे हैं? कि एक्चुअली सर हमारी शासन से यही मांग है कि 67,867 की जो चयनित सूची है उसको बिल्कुल ना डिस्टर्ब किया जाए, उसके साथ कोई भी इधर उधर छेड़छाड़ न किया जाए, और जितने लोगों का अहित हुआ है हम बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में आए। उन बेचार लोगों का क्या दोष है जो 4 साल से मुकदमा देख रहे हैं? मैं ये नहीं चाहता, मेरे अंदर कोई कास्टिज्म नहीं, कुछ भी नहीं, उनका भी सिलेक्शन हो, ये अधिकारियों की गलती है, शासन के अधिकारियों का हित करने के लिए, किसी का हित करने के लिए हमारा अहित ना करें। जैसे सरकार कह रही है, एक आश्वासन दे रही है कि समायोजन करेंगे, तो पहली बात तो हम चयनित है, हमारे समायोजन का सवाल नहीं उठता है, हम पहले से चयनित हैं। जो नहीं चयनित हैं उनका समायोजन होना चाहिए, और हम आश्वासन नहीं मानेंगे, हमें लिखित चाहिए, हमें वैधानिक लेटर चाहिए। और वैधानिक विकल्प, जब कोर्ट का आदेश है तो बिना कोर्ट के डायरेक्शन के वैधानिक आदेश दे नहीं सकते। आप कोर्ट चलिए, हम लोगों का संरक्षण कीजिए, हमारा विरोध OBC या SC का नहीं है, आप उनका चयन कीजिए। जैसे समायोजन की बात करें, हम 4 साल से चयनित हैं, हर टीचर अपना लोन ले रखा है, उसके अलग अलग प्लान है, उसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका करियर चौपट हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, उसकी क्या गलती है? अगर गलती है तो जिन्होंने नियम बनाए, जिन्होंने नियम लगाए, जैसे फिल्टर हुई लिस्ट, पहली कार्रवाई उन पे, प्लस हमको आश्वासन नहीं, विधिक आश्वासन लिखित चाहिए। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष कल SCRT से शुरू होगा और सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगा। और ये आश्वासन सरकार से आग्रह भी है और सरकार से निवेदन है, साथ साथ चेतावनी भी है। यदि हमारा संरक्षण नहीं किया गया तो सरकार का संरक्षण आगामी चुनाव में और इस उपचुनाव में संभव ही नहीं है। हम सब एक हैं और हमारी वोट भी एक जगह गिरेगी। आप लोग जैसे योगी सरकार तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, उनका स्टैंड क्लियर है, वो हाई कोर्ट की डबल बेंच का जो आदेश है उसका अनुपालन करेगी। अगर आप लोग कल SCRT पे धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे उच्चाधिकारियों तक और शासन के साथ सरकार तक, फिर भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई और नई मेरिट लिस्ट के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बाहर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं अभी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, मैं एक बात पे बोलना चाहता हूँ। हर न्यूज़ चैनल, हर जगह ये बात होती है कि आरक्षित वर्ग को 3.86% का आरक्षण मिला। कॉमन सेंस की बात है, 69,000 सीटों की भर्ती निकाली गई, 34,500 सीटें 50% अनारक्षित हुई, 34,500 में 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू है आरक्षित वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद 21% SC वर्ग के लिए लागू है, 2% हमारे ST वर्ग के लिए। अब आप ये बताइए, 34,500 में से मात्र 20,301 सीटों पर अनारक्षित वर्ग, सवर्ण वर्ग, अनारक्षित जो लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं, UR सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं। उसमें भी 14,000 हमारे OBC और SC के अभ्यर्थी आए हैं। सोचने वाली बात है कि 3.86% कहाँ से आया? हम नहीं कह रहे हैं, तो सरकार ने भी मान लिया है और उन्होंने कहा कि 19,000 पदों पर आरक्षण विसंगति हुई है, ये तो सरकार ही बोल रही है। सरकार ने कहीं ये नई मेरिट सूची तो इसीलिए बनाने का आदेश दिया है, कोर्ट ने ये माना है, आदेश दिया, उसी का अनुपालन कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बाकायदा एफिडेविट दिया गया, डाटा दिया गया कि 69,000 सीटों के सापेक्ष किस वर्ग को कितनी सीटें गईं, किस सीट पर कौन से वर्ग का अभ्यर्थी चयन हुआ। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो अभ्यर्थी जो अचयनित हैं, कहाँ से वो डाटा ले आते हैं, कोर्ट में सबमिट करते हैं और कोर्ट उनका डाटा एडमिसिबल करती है। क्या सोर्स है उनके डाटा का? हम एक अहम जानकारी जानना चाहेंगे। 4 साल हो गए आपको नौकरी करते हुए, ये जो अब आरक्षण का जिन्न आ गया, ये कहाँ से आ गया? देखिए,
ये हम लोगों की जब 69,000 वैकेंसी निकाली गई तो इस वैकेंसी में राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत आए। सर्वप्रथम इसमें शिक्षा मित्रों का मुद्दा आया, शिक्षा मित्र शामिल थे, कट ऑफ का मुद्दा शुरू हुआ, वहाँ पर मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके बाद बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों का मुद्दा आया, वहाँ फाइनल हुआ, चूँकि जो है भारत के राजपत्र में जारी हो गया था बीएड को शामिल करने का, प्रॉपर चैनल से बीएड के अभ्यर्थी बीटीसी अभ्यर्थी परीक्षा दे के कट ऑफ पार करके चयनित लिस्ट में चयन होके आए। उसके बाद आरक्षण का मुद्दा प्रथम बैच जैसे ही ज्वाइन करता है, जो लोग चयन नहीं पाते हैं वो 1,41,000 में से वो चिल्लाने लगते हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिला, हमें आरक्षण नहीं मिला। जबकि आप बताइए, स्टेट की परीक्षा होती है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म भरते समय आरक्षित वर्ग चुनते हैं, फीस में छूट लेते हैं, उम्र में छूट लेते हैं, और जब परीक्षा का परिणाम आता है तो वहाँ वो कम नंबरों पर पास होने का वेटेज लेते हैं और हम ज़्यादा नंबर पाके पास होते हैं। ATRE का एग्ज़ाम हुआ, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का, वहाँ वो कम नंबरों पर पास हुए, हम ज़्यादा नंबर पाके मेरिट में आए। हमारा क्या दोष है? 3 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष हमने अपना परिवीक्षा काल पूरा किया, प्रोबेशन पीरियड पूरा किया, 3 वर्ष से अधिक हमको नौकरी करते हुए हो गया। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी जीविकोपार्जन, अपने भविष्य योजना के लिए लोन तक ले लेते हैं, अपनी व्यवस्थाएं संचालित करते हैं, और आज एक दिन नहीं होता है माननीय उच्च न्यायालय से ये आदेश आने में, और बांदा का आप लोगों ने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का तुरंत जो है रिकवरी का आदेश जारी कर देते हैं। आज समाज में कहा जाता था सबसे सम्मानित कौन है? शिक्षक। और शिक्षक के सम्मान को कितनी ठेस पहुंची? उन्होंने बकायदा लिखा कि 69,000 अभ्यर्थियों में जितने चयनित शिक्षक उनकी रिकवरी की जाए। सवाल और पूछना चाहेंगे, ये जो नई मेरिट सूची जब बनेगी उसका आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि क्या सूची में आता है? कल हमने बात की थी, नई मेरिट सूची बनेगी तो कितने अनारक्षित वर्ग के जो बेसिक शिक्षक हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए श्रीमान जी, इसका कोई डाटा किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है। आंकड़ा जो है एक अनुमान चाहे जो कह दे, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम नई सूची का इंतजार क्यों? नुकसान तो होगा ना नई सूची अगर आएगी? होगा। नई सूची से किसका नुकसान है? हमारे चयनित अभ्यर्थियों का नुकसान है। हम क्यों इंतजार करेंगे नई सूची का? हम तो चयनित हैं, हम तो सरकार से कल SCRT पे धरना के माध्यम से निवेदन करेंगे। नहीं, उनका समायोजन हम प्रॉपर आए हैं, समायोजित उनका हो। सीटें बची हुई हैं हमारे शिक्षक विभाग में, शिक्षा विभाग में, विद्यालयों में शिक्षकों की सीटें शिक्षक कमी है, आप समायोजित करिए, उनको लाइए, स्वागत है, शिक्षण कार्य हमारा सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन समायोजन हमें नहीं चाहिए, समायोजन वो है जो चयनित नहीं है उनको समायोजित करिए, यही हमारा निवेदन है। और अगर इस धरना के माध्यम से हम अपना निवेदन करेंगे, अगर वो हमको हमारी बात जो है सुनते हैं और नहीं सुनते हैं, तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, अपनी बात रखें, और हमें विश्वास है वहाँ से हमको न्याय मिलेगा, बिल्कुल हम वहाँ से जीत कर आएंगे। आपका क्या कहना है? जैसे अभी आपने कहा था 6800 की लिस्ट कैसे आई, तो पहली बात तो ये 6800 की लिस्ट से राजनीतिक उत्पत्ति थी, ये राजनीतिक दबाव में आई। जैसा कि सरकार ने कहीं भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये नहीं माना है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। एक एफिडेविट उसने जरूर दिया है कि ऊर्ध्वाधर, जैसे हम भूतपूर्व सैनिक आरक्षण है या विकलांग आरक्षण है, उसमें विसंगति हुई है। आप सोचिए, जब सॉफ्टवेयर ने फिल्टर किया होगा, क्या OBC की सीट का विसंगति छोड़ दिया होगा उसने? जनरल में विसंगति क्यों नहीं आई? अगर आप किसी कंप्यूटर पे कोई डेटा फीड करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो अगर वो त्रुटि करेगा तो जनरल की सीट पे भी विसंगति करेगा। 6800 की लिस्ट अगर स्वतंत्रता सेनानी या उसकी जैसे सरकार ने माना था, तो फिर जनरल पे विसंगति क्यों नहीं हुई? ये पूरी तरीके से राजनीतिक उत्पत्ति थी। कुल मिला के आप लोगों का मानना है कि जो ये जो भर्ती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें जो आरक्षण नियमावली है उसका पूर्णतः पालन किया गया, ये कहने का मतलब है? बिल्कुल पूर्णतः पालन किया गया है। हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास कई आर्डर हैं। तो सरकार को गुमराह करने का किसने काम किया? गुमराह करने का इनके खुद के कुछ दल के नेता हैं, जो कहीं ना कहीं PDA की राजनीति जो चल रही है प्रदेश स्तर पर, केवल PDA की राजनीति की वजह से आज सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी सड़कों पे आने के लिए समझ लो मजबूर हो रहा है, उसको बेरोजगार किया जा रहा है, मानसिक तनाव दिया जा रहा है। और इस भर्ती में 31, जैसे एक लिखा है सेशन लाभ दिया जाएगा, 31 मार्च के बाद आप सोचिए जिनके पास रोजगार नहीं होगा, आज वो 31 मार्च को सोते हैं, 1 अप्रैल को वो क्या बेरोजगार होकर जगेंगे? अगर ऐसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो आत्मग्लानि में आत्महत्या कर लेंगे। फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आत्महत्या करने पर उनके पीछे जो परिवार छूट जाएगा उसका क्या होगा? सरकार को ये सोचना चाहिए। और जो माननीय न्यायालय से भी निर्णय आया है उनका भी अमानवीय निर्णय है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए था अगर उनको 31 मार्च के बाद टर्मिनेट किया जाएगा तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनके परिवार की स्थिति क्या होगी। और भर्ती प्रक्रिया जो थी उसके सारे मानदंड हम लोगों ने पूरे किए हैं, हमारा इसमें दोष नहीं है। विसंगति हुई है,
पहली बात तो हुई नहीं सरकार, और कोई डेटा है नहीं, सरकार ने आज तक एफिडेविट क्यों नहीं दिया, कहाँ विसंगति हुई, कोई गलती, सॉफ्टवेयर को दोष दे रही। तो अगर सॉफ्टवेयर का दोष है तो सॉफ्टवेयर का जनरल सीट पे दोष नहीं करेगा क्या, वहाँ पर डिफेक्ट नहीं आएगा उसमें? तो केवल उसी वर्ग यानी वर्ग प्रेम जो पीडीए की राजनीति है। सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गलती कोई दूसरा करे उसका फल हम प्रतियोगी लोग अध्यापक लोग पाएं, सीधे है। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने योग, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। मतलब गलती अधिकारी लोग करें और गलती किए भी नहीं है, केवल राजनीतिक इतना समीकरण बना दिया गया कि नाजायज हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या हम लोग स्वेच्छा से सो पाते हैं? तो अब क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान बना रहे, अगर मांगे नहीं मानते आप? यदि सरकार से हमारी पहले बात अनुरोध है, हम उनसे मांग करते हैं कि हमको समायोजन का आश्वासन मत दीजिए, जो विधिक आश्वासन है लिखित होता है आप उसकी रूपरेखा तैयार करके हमें दीजिए। आप इस प्रक्रिया के पहली बात हमारे लिए कोई प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, हम चयनित हैं, प्रक्रिया तो उनके लिए बनाइए जो नए आने वाले हैं, उनके लिए प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारा तो सीधी बात है, हम अपने पे चयनित हैं, उनके लिए प्रक्रिया बनाएं। और जैसे हम लोग लिस्ट का कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम केवल सरकार के रुख का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन सरकार अपना रुख अड़ियल अपना लेगी और हम लोगों के विरोध में कोई भी काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम लोगों के लिए खुला हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग वहां पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम लोग सिंगल बेंच से जीत करके आ गए। सिंगल बेंच में साफ लिखा था कि अगर कोई अभ्यर्थी बार बार आरक्षण का लाभ लेता है तो वो यूआर की सीट पर चयनित नहीं हो सकता है। और ये नियम इस भर्ती में नहीं है, यहाँ तक कि आईएएस की बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये सब लागू है, लेकिन बेसिक की परीक्षा में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो दबाव बना ले जाए, जो सामने आ जाए, जो मीडिया में आ जाए, उस हिसाब से राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। और इसका ये परिणाम मत समझ लीजिएगा, अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। योगी जी को पता नहीं कौन कैसे विचार विमर्श दिए जा रहे हैं, क्या उनको बरगलाया जा रहा है। ये माहौल कहीं ना कहीं, भर्ती अलग विषय है, हम लोग आपस में रहते हैं, हमारे विद्यालयों में अलग अलग वर्ग के लोग शिक्षक हैं, वहाँ भी वैमनस्यता उत्पन्न होती है। आप सोचिए इस स्थिति में क्या कोई शिक्षक पूर्ण मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य कर पाएगा? उसका दिमागी टेंशन, कहीं ना कहीं सो नहीं पा रहे हैं लोग, शिक्षक बहुत परेशान है। इसलिए माननीय योगी जी से भी अनुरोध है कि रास्ता उनके लिए बनाइए, हम लोग पूर्ण रूप से चयनित हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब न किया जाए। अगर वो आ रहे हैं, आप अगर मान रहे हैं, आप उनको रोजगार देना चाहते हैं तो हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल। तो ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती में हुए थे चयनित बेसिक शिक्षक, जो सीतापुर में तैनात हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वो जो है इन नई मेरिट सूची जरूर बने, लेकिन इन जो बेसिक शिक्षक है इनका कहीं से अहित ना हो। जो जिनका समायोजन करना है, जो बच्चे मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उनका समायोजन ना किया जाए। अगर इनकी नौकरी पर कोई आंच पड़ती है तो सड़क से लेकर संसद तक वो संघर्ष करेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।